गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वायुदाब, पवने और वायुदाब की जो पेटियां हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। हमारा टॉपिक रहेगा वायुदाब, इसकी प्रमुख पेटियां और पवने। हमारे पृथ्वी के हजारों किलोमीटर धरातल से जो ऊंचाई तक वायुमंडल का जो फैलाव है वो धरातल पर जो है एक दाब डालता है। अर्थात बहुत सारे जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, इस तरह से बहिर्मंडल बहुत जो है वायु जो है वो ऊपर से नीचे। अब बात यह है कि जो समुद्र तल है उसके बिल्कुल समीप जो है धरातल के बिल्कुल नजदीक वायु का जो दाब होगा वो सर्वाधिक होगा। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वायु दाब जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि जैसे एक तो यहाँ पे वायु हो नीचे और एक जो ऊपर वायु हो, तो ऊपर जो है वायु वैसे भी विरल होती जाती है और यहाँ पे धरातल के बिल्कुल नजदीक जो है वो वायु सघन होगी। एक तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो इसको खींच के रखता है, तो वो आकर्षित करके रखता है इसको। इस वजह से यहाँ पे जो वायु होगी वो सघन होगी और एक ऊपर वाली जो वायु उसका दाब भी इस पे पड़ता है, तो धरातल के बिल्कुल नजदीक जो है वो वायु दाब होगा वो सर्वाधिक होगा। जबकि ऊपर जैसे जैसे जाते हैं तो वायु जो है वो विरल होती जाती है। इसी वजह से पर्वतारोही जो है वो अब वहां पे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो वायु विरल हो जाएगी, तो ऑक्सीजन की भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसलिए पर्वतारोही जो है अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर वगैरह वो साथ लेकर के जाते हैं। अब बात हम करते हैं कि वायु दाब जो है वो जैसा कि मैंने बताया कि नीचे जो है वो सर्वाधिक होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वायु दाब क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। वायु दाब के बारे में सर्वप्रथम जो है वो ग्यूरिक ने 1651 में बताया था और इसकी जो मापने की इकाई है वो मिलीबार है। और ये जो वायुदाब है ये किसी निश्चित स्थान पर या निश्चित समय पर एक जैसा नहीं होता है। समय के हिसाब से या स्थान के हिसाब से ये बदलता रहता है और वायुदाब और जो पवने हैं इनका गहरा संबंध होता है। पवने जो है वो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलेंगी। जैसे उष्मा का जो प्रवाह है वो उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ होता है, इसी तरह से विद्युत धारा की यदि बात करें तो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है। इसी तरह से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ जो है वो पवनों की जो दिशा होगी वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ होगी। उसके बाद हमने बात की कि ये फिक्स नहीं होता है, बदलता रहता है समय के हिसाब से, स्थान के हिसाब से, और ये डिपेंड करता है कुछ ताप। जैसे किसी स्थान पर ताप ज्यादा हो गया तो वहां की जो वायु है वो हल्की होकर के ऊपर उड़ जाती है और वहां पर पे जो दाब है वो निम्न वायु दाब की स्थिति आ जाती है। और जहां टेम्परेचर कम होता है वहां जो है वायु जो है वो सघन होकर नीचे की तरफ बैठती है, तो वहां का जो वायु दाब है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो इस आधार पे हम जो विभिन्न प्रकार की जो वायु दाब की पेटियां हैं उन पे हम डिस्कशन करेंगे। वायु दाब की पेटियां, हमारी जो पृथ्वी है इसके ये आपकी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा हुई,
5 डिग्री इधर और 5 डिग्री इधर। अब यहां पर जो है सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत चमकेंगी, और उस स्थिति में जब सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी ताप जो है वो बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ की जो वायु या हवा है वो हल्की होकर के और ऊपर उठ जाती है। तो हवा जो है हल्की होकर ऊपर उठने की वजह से हवा का वायु का जो दाब है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाता है। तो ये जो पेटी है इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। और ये टेम्परेचर की वजह से हो रही है, इसलिए ये एक ताप जन्य पेटी है, यानी ताप की वजह से ये घटना हो रही है, इसलिए ये कौन सी पेटी है, ताप जन्य पेटी है। और यहाँ पर जो है अब जो है ऊपर उठने की वजह से यहाँ पे शांत जो है स्थिति हो जाती है, इसको डोलड्रम इसीलिए इसको डोलड्रम बोलते हैं। या भूमध्य रेखीय शांत पवन पेटी भी इसको बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं तीस से 35 उत्तरी गोलार्ध और 30 से 35 दक्षिणी गोलार्ध। इसको उपोष्ण कटिबंध है ये। तो उपोष्ण कटिबंध जो क्षेत्र है, अब इसमें यहाँ पे क्या होगा कि घूर्णन गति जो होती है उसकी वजह से जो है यहाँ पर ये ताप तो ज्यादा रहता है यहाँ, लेकिन ताप के साथ साथ यहाँ पर जो प्रेशर है, जो दाब है वो भी ज्यादा रहता है। ताप भी ज्यादा है और दाब भी क्या है, ज्यादा है। तो इस दाब ज्यादा होने की वजह से हवा जो है, वायु जो है वो ऊपर नहीं उठ पाती है, और इस वजह से यहाँ की जो पेटी होगी वो उच्च दाब की पेटी होगी, इसलिए इसको बोलेंगे उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटी। और इसी तरह से ये दक्षिणी गोलार्ध है, इसमें भी ये होगी आपकी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। अब ये जो प्रभाव है ये ताप की वजह से न होकर के ये गति की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये गति कर रही है उसकी वजह से उस पर दाब गिर रहा है, तो इसको गति जन्य, जैसे इसको ताप जन्य पेटी कहा था, इस तरह से ये जो पेटी है इसको हम क्या कहेंगे, गति जन्य पेटी कहेंगे। अब आपकी ये 0 से 5 वाली जो थी, मैं इसको इस तरह से कर देता हूं। ये विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय जो है निम्न वायुदाब की पेटी थी, और ये जो है आपकी तीस से 35 उपोष्ण कटिबंधीय, ये उच्च वायुदाब की पेटी है। उसके बाद हम बात करते हैं उपध्रुवीय पेटियों।
और ये आपकी 60 से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में। अब यहां पर भी क्या है, ये जो पेटियां होंगी ये आपकी निम्न वायुदाब पेटियां होंगी। और ये भी गति की वजह से होंगी, क्योंकि गति की वजह से यहाँ की जो वायु है वो जो है ऊपर की तरफ उठ करके जाएगी, तो इस वजह से यहाँ वायुदाब जो है निम्न हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी जो पेटी है वो गतिजन्य पेटी है। और यहाँ की जो टेम्परेचर है ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वैसे तो। उसके बाद हम बात करते हैं ध्रुवीय पेटियों की। ध्रुवीय जो पेटियां हैं वो वहां पे हम देखते हैं कि सूर्य जो यहाँ हुआ तो तिरछी किरणें होगी, तो यहाँ पर क्या है, बर्फ वाली स्थिति होती है, यानी टेम्परेचर बहुत कम होता है। यहाँ का जो तापमान है वो बहुत कम होता है। इस वजह से जो वायु है वो सघन होकर के नीचे की तरफ ज्यादा रहती है, तो यहाँ पे दाब जो है वो ज्यादा होगा। तो ये उच्च वायु दाब वाली पेटियां हैं। ध्रुवीय पेटियां जो हैं वो कैसी हैं, उच्च वायु दाब पेटियां हैं। ध्रुवीय जो पेटियां हैं वो उच्च वायु दाब पेटियां हैं। और ये स्थिति टेम्परेचर की वजह से हुई है। तो ये जो पेटी है ये भी कैसी है, तापजन्य पेटी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टोटल जो है वो 7 पेटियां जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। एक जो है भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, फिर इसके दोनों तरफ जो है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी 2 और 3। उसके बाद उपोष्ण कटिबंधीय के बाद में निम्न, ये हम देखते हैं उपध्रुवीय जो है, ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियां हैं, ये भी उपध्रुवीय है। तो इस तरह से ये होगी आपकी 4 नंबर 5 नंबर। उसके बाद ध्रुवीय पेटियां उच्च वायुदाब वाली 6 नंबर 7 नंबर। इस तरह से 7 जो पेटियां हैं वायुदाब की वो हमें देखने को मिलती हैं। अब हम बात करें, इसको याद करने का तरीका है कि बीच वाली जो है निम्न वायुदाब की है, फिर दोनों तरफ उच्च हो गया, फिर दोनों तरफ जो है निम्न हो गया, फिर वापस उच्च हो गया। निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब, फिर निम्न वायुदाब, फिर उच्च वायुदाब। तो इस तरह से ये आपको याद रह जाएगी कि 7 जो स्थितियां हैं वो इस तरह से होती हैं। अब हम बात करते हैं कि इनमें पवन जो है, वायु जो है, उसका प्रवाह जो है वो किधर से किधर की तरफ होगा। तो जैसा कि शुरू में बता दिया था कि वायु जो है उसका जो प्रवाह होगा वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ होगा। अर्थात यहाँ पे क्या है, निम्न वायुदाब, यहाँ पे क्या है, उच्च वायुदाब। तो वायु का जो प्रवाह होगा वो कैसे होगा, वो इधर से आएगी ऐसे। पवने जो है उनका प्रवाह ऐसे होगा। और बात करें दक्षिण ध्रुव की तो उसमें जो प्रवाह होगा वो ऐसे होगा।
यानी ये उच्च वायुदाब की पेटी थी, निम्न वायुदाब की, तो हवा जो है, वायु जो है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चल रही है। ये पवन जो है, पवन की गति यहाँ पे उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चल रही है। उसके बाद हम बात करें, ये उच्च वायुदाब है, ये निम्न वायुदाब है, तो यहाँ पे जो गति होगी वो कैसी होगी, वो होगी आपकी और बात करें हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ पे जो गति होगी वो होगी इस तरह से होगी। और अब यहाँ पे जो है उच्च वायुदाब है, यहाँ पे निम्न वायुदाब है, तो यहाँ पे जो पवनें चलेंगी वो उच्च से निम्न की तरफ चलेंगी, तो यहाँ पे भी जो गति होगी पवनों की वो इस तरह से होगी। और यहाँ यदि हम बात करें तो ये उच्च वायुदाब होगा, ये निम्न वायुदाब हो गया, तो यहाँ पवनों की जो गति होगी वो इस तरह से होगी। अब हमारे मन में एक प्रश्न ये होता है कि ये जो गति है पवनों की, ये इनका जो डायरेक्शन है वो ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है, इधर ही क्यों है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले एक कोरिलियस ने बताया था कि एक बल बताया था कि पश्चिम से पूर्व की तरफ जो गति करती है उसकी वजह से एक बल लगता है, और उस बल को हम बोलते हैं कोरिलियस बल। और फेरल महोदय जो था उन्होंने एक नियम बताया था, और उन्होंने क्या नियम बताया, उन्होंने बताया कि उत्तरी जो गोलार्ध है, उन्होंने जो नियम बताया वो बताया कि उत्तरी गोलार्ध में ये जो कोरिलियस बल है इसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध में पवनों की जो दिशा होगी वो अपने से दाईं तरफ होगी, यानी दाईं तरफ मुड़ेगी। जबकि हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है ये हमेशा बाईं तरफ मुड़ेगी। जैसे हम देख लेते हैं, अब जैसे मानो अब इनका जो मुंह किधर है, इधर है, अब इधर मुंह है तो इसका लेफ्ट किधर हो गया, ये इसका राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, किधर मुड़ी, लेफ्ट की तरफ मुड़ी। बात करें इनकी, अब इनका ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, उत्तरी गोलार्ध में किधर मुड़ेंगे, दाईं तरफ, तो दायां कौन सा हो गया, ये हो गया, तो किधर मुड़ी, इस साइड में मुड़ी। अब बात करते हैं इनकी, ये हो गया, अब इनका राइट किधर हो गया, ये हो गया, किधर मुड़ी, राइट की तरफ मुड़ी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में इनके जो मुड़ने की दिशा होगी वो दाईं तरफ यानी राइट की तरफ मुड़ेंगी। यदि हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिणी गोलार्ध में जैसे मान लो ये पवनें इधर चल रही हैं, अब यहाँ पे ऐसे है तो राइट ये, लेफ्ट ये, तो लेफ्ट की तरफ मूवमेंट हो गया। बात करें ये राइट ये, लेफ्ट ये, तो लेफ्ट की तरफ मूवमेंट हो गया। इन पवनों की बात करें, ये राइट ये लेफ्ट, तो लेफ्ट की तरफ मूवमेंट हो गया। अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में जो है ये लेफ्ट की तरफ यानी बाईं तरफ मुड़ेंगी, जबकि दक्षिणी उत्तरी जो गोलार्ध है उसमें ये हमेशा दाईं तरफ मुड़ेंगी। और इस नियम को जो है फेरल का नियम कहते हैं। तो इस तरह से आपको ये याद रह जाएंगे। बस ये याद रखना कि उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो बाईं तरफ। तो ये थी आपकी वायुदाब की जो प्रमुख पेटियां हैं
उनके अंदर पौने जो है वो कैसे कैसे चलती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इन पौनों के जो नाम है, क्या क्या नाम से इनको जैसे जानेंगे। और जैसे अब यहाँ पे जो है, अब ये पौनी इधर आ रही है, ये पौनी इधर आ रही है, तो यहाँ पर पे इनका आकर के क्या होगी, आपस में टक्कर होगी, और टक्कर होकर के संवहनित होकर के ऊपर उठेंगी और यहाँ पे क्या करती हैं, बारिश करती हैं। इसलिए विषुवत-रेखीय जो प्रदेश है वहां वर्ष भर जो है बारिश वगैरह जो है वो होती रहती है इन संवहनीय हवाओं की वजह से। तो अब हम बात करते हैं कि पौने जो है उनका नामकरण पे चर्चा करते हैं। तो जैसे एक तो हो गई आपकी स्थायी पौने, दूसरी होगी आपकी सामयिक, समय समय पर। तो इसमें जैसे मानसूनी पवनें आ जाएंगी और दैनिक पवनें आ जाएंगी। इसके अलावा स्थानीय पवनें, ये स्थान विशेष पर चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थायी पवनों की। तो स्थायी पवनें वे पवनें होंगी जो वर्ष पर्यंत जो है वो चलती रहेंगी। तो जैसे हम बात करें कि, और ये कहां पे चलेंगी, अब यहाँ पे क्या है, उच्च वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी, तो यहाँ पे पवनें चलती रहेंगी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ। अब ये जो पवनें होगी, जैसे इनको हम बोलेंगे, देखो ये पवनें, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो यहां पर उत्तरी गोलार्ध की यदि बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में ये जो पवनें हैं ये किधर से किधर चल रही हैं, उत्तर पूर्व से चल रही हैं। उत्तर पूर्व से चल रही हैं और किधर चल रही हैं, दक्षिण पश्चिम की तरफ चल रही हैं उत्तरी गोलार्ध में। जबकि बात करें दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में ये चल रही है दक्षिणी पूर्व से, और किधर चल रही हैं, उत्तर पश्चिम की तरफ चल रही है। तो ये पूर्व से जरूर चल रही है। तो इसलिए ये जो पवनें हैं इनको हम पूर्व पवनों के नाम से जानते हैं। पूर्वाई जो पवनें हैं इनके नाम से इनको जानते हैं, यानी पूर्व से चलती हैं। ये चाहे दक्षिण गोलार्ध में होंगी तो ये दक्षिण पूर्व से चलेंगे, उत्तरी गोलार्ध में होंगी तो उत्तर पूर्व से चलेंगे। तो ये होगी ये